आज हम हस्तिनापुर के इतिहास के एक ऐसे नाजुक दौर की पड़ताल कर रहे हैं जहां उम्मीद और तबाही के बीच का फासला बहुत ही कम रह गया था। चित्रांगद की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य को सिंहासन मिला, एक युवा राजा जिसके कंधों पर कुरु वंश को आगे बढ़ाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और ये कोई मामूली जिम्मेदारी नहीं थी, ये एक अस्तित्व का सवाल था। भीष्म जैसे शक्तिशाली संरक्षक के होते हुए भी वंश की जो मशाल थी वो सिर्फ और सिर्फ विचित्रवीर्य के हाथों में थी। हर फैसले का वजन बहुत ज्यादा था। हाँ, और हर गलती की कीमत बहुत बड़ी हो सकती थी। महाकाव्य में राजमाता सत्यवती की उम्मीद का बड़ा मार्मिक चित्रण मिलता है। उन्हें लगा कि चित्रांगद के बाद जो अंधेरा छाया था वो अब छट गया है और अब मेरा वंश स्थिर होगा। बिल्कुल। लेकिन हम देखेंगे कि कैसे सिंहासन को स्थिर करने की यही कोशिशें एक नए और कहीं ज्यादा बड़े संकट को जन्म देती है। चलिए इस उलझी हुई कहानी को सुलझाते हैं। बिल्कुल। आज की चर्चा का असली मकसद यही समझना है कि कैसे अच्छे इरादों से लिए गए फैसले भी कभी-कभी अप्रत्याशित और विनाशकारी नतीजों की वजह बन जाते हैं। ये कहानी व्यक्तिगत चुनाव और नियति के टकराव की है। तो कहानी शुरू होती है विचित्रवीर्य के राज्याभिषेक से। स्रोत उन्हें सौम्य स्वभाव का बताते हैं, जिनमें सीखने की इच्छा थी। पर यहाँ एक सवाल उठता है, उस दौर में एक राजा का सिर्फ सौम्य होना, क्या ये एक गुण था या एक कमजोरी? ये बहुत दिलचस्प सवाल है, खासकर जब आपके ऊपर भीष्म जैसे ताकतवर संरक्षक का साया हो। हाँ, एक तरह से देखें तो ये एक आदर्श स्थिति थी। भीष्म जैसा अनुभवी योद्धा और प्रशासक राजकाज संभाल रहा था और विचित्रवीर्य को सीखने का मौका मिल रहा था। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। क्या? जब सारी शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता भीष्म के पास हो तो राजा के लिए एक सिर्फ नाम का शासक बनकर रह जाने का खतरा बढ़ जाता है। अच्छा। हो सकता है इसी वजह से विचित्रवीर्य ने अपनी जिम्मेदारियों को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितनी उनसे उम्मीद थी। और शायद सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वंश को आगे बढ़ाना। हाँ, वो तो थी। भीष्म अपनी प्रतिज्ञा की वजह से ये कर नहीं सकते थे, इसलिए सत्यवती और पूरे राज्य की नजरें विचित्रवीर्य पर टिकी थीं। उनके विवाह की चिंता सबसे बड़ी प्राथमिकता बन गई थी। और इसी दबाव के बीच उन्हें काशी से खबर मिलती है। हाँ। काशी के राजा अपनी 3 बेटियों अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर कर रहे थे। ये हस्तिनापुर के लिए एक बहुत बड़ा मौका था। और भीष्म ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने तय किया कि वो खुद काशी जाएंगे और राजकुमारियों को विचित्रवीर्य के लिए लेकर आएंगे। लेकिन उनका वहां जाना सिर्फ एक विवाह का प्रस्ताव लेकर जाना नहीं था, इसमें गहरा राजनीतिक संदेश भी छिपा था, है ना? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन नहीं था, ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक बयान था। कैसे? देखिए, काशी उस समय एक ताकतवर और प्रतिष्ठित राज्य था। वहां देश भर के राजा और राजकुमार इकट्ठा हुए थे। सही। उन सब के सामने से राजकुमारियों को बलपूर्वक ले जाना, ये सीधे सीधे हस्तिनापुर की क्षेत्रीय प्रभुता को स्थापित करना था। ये ऐलान था कि इस क्षेत्र में हस्तिनापुर ही सबसे बड़ी शक्ति है। मतलब ये विवाह से कहीं बढ़कर था। बहुत बढ़कर। महाकाव्य में उस स्वयंवर के मंडप का दृश्य बड़े सजीव ढंग से दिखाया गया है। राजाओं की भीड़, योद्धाओं का अहंकार और उस माहौल में सूर्य की तरह चमकते हुए भीष्म का प्रवेश। हाँ। और फिर उनकी वो गूंजती हुई घोषणा, काशी की ये तीनों राजकुमारियां हस्तिनापुर जाएंगी मेरे भ्राता विचित्रवीर्य के लिए। ये कोई विनती नहीं थी, ये एक दावा था। बिल्कुल। और ये भी सोचने वाली बात है कि क्या वाकई कोई उनसे सीधे तौर पे लड़ना चाहता था, या फिर हस्तिनापुर जैसी महाशक्ति से दुश्मनी मोल लेने का जोखिम कोई नहीं उठाना चाहता था। मुझे लगता है दूसरा वाला ज्यादा सही है। हाँ, मुझे भी यही लगता है। भीष्म की व्यक्तिगत शक्ति के साथ साथ उनके पीछे खड़े साम्राज्य की ताकत भी काम कर रही थी। उन्होंने जो किया वो उस समय के क्षत्रिय धर्म के अनुसार राक्षस विवाह की श्रेणी में आता था, जहां कन्या को बलपूर्वक जीत लिया जाता था। अच्छा। उन्होंने ये वंश के लिए किया, लेकिन वो शायद इसके दूरगामी परिणामों का अंदाजा नहीं लगा पाए। तो भीष्म तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर लौटते हैं, एक विजेता की तरह। विवाह की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि सारी समस्याएं सुलझ गई हैं, लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ लेती है। हाँ, क्योंकि हस्तिनापुर पहुंचते ही एक मानवीय पहलू सामने आता है, जिसकी शायद भीष्म ने कल्पना भी नहीं की थी। उत्सव के माहौल में सबसे बड़ी राजकुमारी अंबा आगे आती हैं और एक ऐसा सच बताती हैं जो सब कुछ बदल देता है। कहानी में बताया गया है कि उनकी आवाज
कांप रही थी, पर उनके शब्द बहुत दृढ़ थे। उन्होंने सत्यवती और भीष्म के सामने कहा, मैंने अपने हृदय में पहले ही शाल्वराज को अपना पति मान लिया है। मेरा विवाह उन्हीं से होना चाहिए। ये एक ऐसा मोड़ था जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। और यहाँ भीष्म का चरित्र फिर से सामने आता है। वो चाहते तो अपनी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने धर्म का पालन किया। उन्होंने अंबा की इच्छा का सम्मान किया। हाँ, उन्होंने कहा, यदि ये तुम्हारी इच्छा है तो तुम स्वतंत्र हो, और अंबा को पूरे सम्मान और सुरक्षा के साथ शाल्वराज के पास भिजवा दिया। ये उनके चरित्र की महानता को दिखाता है। महानता को भी, लेकिन साथ ही उनके जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी की नींव भी रखता है। और वो त्रासदी बहुत दुखद थी। जब अंबा शाल्वराज के पास पहुंची तो उन्होंने अंबा को अपनाने से इनकार कर दिया। उनका तर्क था, तुम्हें भीष्म ने स्वयंवर से जीता है, मैं जीती हुई वस्तु को स्वीकार नहीं कर सकता। ये अंबा के लिए एक भयानक अपमान था। सोचिए उस स्त्री की हालत, वो न हस्तिनापुर की रही न शाल्वराज की। हाँ। इस अस्वीकृति और अपमान ने उनके दिल में बदले की आग जला दी। उनकी प्रतिज्ञा का जन्म यहीं होता है। एक ऐसी प्रतिज्ञा जो सिर्फ भीष्म के लिए नहीं बल्कि पूरे कुरु वंश के भविष्य को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। ये दिखाता है कि कैसे एक राजनीतिक फैसले का मानवीय परिणाम कितना विनाशकारी हो सकता है। तो अंबा की कहानी एक तरफ चल रही है, लेकिन हस्तिनापुर में तो उत्सव का माहौल है। अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्रवीर्य से हो गया है। ऐसा लगता है कि सत्यवती और भीष्म की सारी चिंताएं अब खत्म हो गई होंगी। बाहर से देखने पर तो बिल्कुल ऐसा ही लगता था। हस्तिनापुर में जश्न मनाया गया। राजमाता सत्यवती और भीष्म ने जरूर राहत की सांस ली होगी कि चलो वंश अब सुरक्षित है। लेकिन महल की दीवारों के अंदर एक और समस्या पनप रही थी, जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। बिल्कुल नहीं। और वो समस्या खुद राजा विचित्रवीर्य थे। कहानी संकेत देती है कि विवाह के बाद वे राजकाज के बजाय भोग विलास में ज्यादा डूब गए। उनका जीवन असंयमित हो गया था। हाँ, और जैसा हमने पहले बात की थी, शायद इसका कारण यही था कि उन्हें कभी असल में सत्ता की जिम्मेदारी महसूस ही नहीं हुई। सही। भीष्म सब कुछ संभाल रहे थे और विचित्रवीर्य को एक राजा के कर्तव्यों के बजाय सिर्फ अधिकार मिले। इसका नतीजा उनकी सेहत पर पड़ा। कहानी में लिखा है, उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही थी। और फिर वो दिन आया जिसने हस्तिनापुर की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। युवा राजा विचित्रवीर्य का निस्संतान ही निधन हो गया। तो मतलब सब कुछ खत्म। भीष्म का काशी जाना, वो युद्ध, अंबा की त्रासदी, सब व्यर्थ हो गया। एक पल के लिए तो ऐसा ही लगा। ये कुरुवंश के लिए एक अस्तित्व का संकट था। 2 युवा विधवाएं, कोई उत्तराधिकारी नहीं, और सिंहासन फिर से खाली। जो उत्सव कुछ समय पहले मनाया जा रहा था वो गहरे शोक में बदल गया। सत्यवती पूरी तरह टूट चुकी थी और भीष्म अपनी प्रतिज्ञा में बंधे चुपचाप खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि शांतनु के वंश का दीपक अब हमेशा के लिए बुझ जाएगा। सही। भीष्म चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। राज्य एक बार फिर नेतृत्वहीन और भविष्यहीन हो गया था। ये कहानी का सबसे निराशाजनक बिंदु लगता है। बिल्कुल। जब सारे सांसारिक और राजसी उपाय नाकाम हो गए, तब सत्यवती को अपने अतीत का एक भूला हुआ अध्याय याद आया। एक ऐसा रहस्य जो उन्होंने सबसे छिपा के रखा था। हाँ, उन्हें अपने पहले पुत्र का स्मरण हुआ, महान तपस्वी और ज्ञानी महर्षि वेदव्यास। यही वो बिंदु है जहां एक अध्याय खत्म होता है और महाभारत की असली कहानी आकार लेना शुरू करती है। सही कहा। सत्यवती ने भीष्म की सहमति से वेदव्यास को बुलाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ नियोग प्रथा का उल्लेख आता है। जो शायद इससे परिचित नहीं है, उनके लिए क्या हम इसे थोड़ा समझा सकते हैं? निश्चित रूप से। नियोग एक प्राचीन प्रथा थी जिसे विशेष और असाधारण परिस्थितियों में धर्म द्वारा स्वीकृति प्राप्त थी। ओके। इसके अनुसार यदि किसी राजा की निसंतान मृत्यु हो जाए तो वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी पत्नी किसी श्रेष्ठ और विद्वान पुरुष के द्वारा संतान उत्पन्न कर सकती थी। तो ये कोई सामान्य बात नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक अंतिम उपाय के तौर पर केवल वंश को विलुप्त होने से बचाने के लिए ही अपनाया जाता था। वेदव्यास का आवाहन इसी धर्म संकट का समाधान था। और उन्हीं वेदव्यास के माध्यम से अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और उनकी एक दासी से विदुर का जन्म हुआ। हाँ, वो 3 स्तंभ जिन पर महाभारत की पूरी कहानी टिकी है। तो जो संकट विचित्रवीर्य की मृत्यु से आया था, उसी ने उन पात्रों के आगमन का रास्ता बनाया जो कहानी को आगे ले जाने वाले थे। ये नियति का एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है।
हाँ, हस्तक्षेप कह सकते हैं। इसने कुरुवंश को समाप्त होने से तो बचा लिया, लेकिन इसने एक नई तरह की जटिलताओं को भी जन्म दिया, जो आगे चलकर महाविनाश का कारण बनी। तो जब हम इस पूरी श्रृंखला को देखते हैं, एक युवा राजा का संक्षिप्त शासन, एक स्वयंवर जिसने विवाह से ज्यादा विवाद पैदा किया, और एक असामयिक मृत्यु, तो इसका क्या मतलब निकलता है? यहाँ असली सीख क्या है? यहाँ रुककर सोचने वाली बात यह है कि इन घटनाओं में नियति और व्यक्तिगत चुनाव की क्या भूमिका थी। भीष्म का स्वयंवर में बल प्रयोग करने का चुनाव, अंबा का प्रतिशोध का रास्ता चुनने का फैसला, और विचित्रवीर्य का अपने जीवन के प्रति वो असंयमित चुनाव, इन सब ने मिलकर एक ऐसी स्थिति बनाई जिससे निकलने का कोई सीधा रास्ता नहीं दिख रहा था। ये सच है, हर फैसले के पीछे एक नेक इरादा था। भीष्म वंश को बचाना चाहते थे, अंबा अपना सम्मान वापस पाना चाहती थी, लेकिन उनके परिणाम अप्रत्याशित और विनाशकारी साबित हुए। और ये हमें ये भी दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति की महान प्रतिज्ञा, जैसे भीष्म की प्रतिज्ञा, पूरे वंश के लिए एक बंधन बन सकती है। अगर वे अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त होते तो शायद कहानी कुछ और होती, लेकिन वे अपने वचन से बंधे थे, और इसी वजह से संकट इतना गहरा हो गया कि उसे सुलझाने के लिए एक असाधारण उपाय की जरूरत पड़ी। तो अंत में ये कहानी शायद हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि कभी-कभी बड़े बड़े साम्राज्यों का भविष्य भी कुछ व्यक्तिगत फैसलों, उनकी मजबूरियों और उनके अनपेक्षित परिणामों पर टिका होता है। ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि अगर भीष्म ने काशी में बल प्रयोग न किया होता, या शाल्वार्ज ने अंबा के स्वाभिमान को ठेस ना पहुंचाई होती, तो क्या महाभारत का इतिहास कुछ और होता? क्या वो महायुद्ध कभी होता ही नहीं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका कोई निश्चित उत्तर नहीं है।